नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। और मेरे साथ हैं सारिका बिसारिया मैम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं। नमस्कार दोस्तों, बदलते समय के साथ हम सबको ही बदलना पड़ता है, खासकर कोरोना वायरस के बाद। और इसमें सरकार ने भी पहल की है और उन्होंने साइकोलॉजी के लिए अलग से गाइडलाइंस दी हैं, जो कि निमहांस बैंगलोर की हैं। और डॉक्टर्स के लिए भी अलग से गाइडलाइंस दिए हैं, जो मेरे पे एज ए साइकेट्रिस्ट लागू होती हैं, जो कि 25 मार्च को आई थी। उन गाइडलाइंस के मुताबिक आप अपने पेशेंट को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वैसे तो इसके देखने के 4 तरीके हैं। वीडियो कॉल कर सकते हैं आप, टेलीफोन से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, या ईमेल पे भी राय ले सकते हैं। बट मुझे सबसे कंफर्टेबल जो लगता है वो ये है, एटलीस्ट वीडियो कॉल स्टार्टिंग में होनी चाहिए। बात की बातें चाहे वो चैट पे हो जाएं या ईमेल पे हो जाएं या फिर टेलीफोन पे कर ली जाएं। बट फिर स्टिल आई ऑलवेज फील मोर कंफर्टेबल वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में थोड़ा ये होता है कि पर्सनल टच उतना ही रहता है लगभग जितना कि पहले पेशेंट को हम क्लिनिक में देखते थे। और साइकेट्री और साइकोलॉजी की अच्छी बात यह है कि 90% ज़रूरतें जो हैं वो ऑनलाइन से भी पूरी की जा सकती हैं, 100% तो नहीं। जैसे खासकर साइकेट्री में अगर कोई सुसाइडल पेशेंट है तो उसको तो यही राय रहेगी कि वो अपने नज़दीकी साइकेट्रिस्ट को दिखाए या नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, उसे ऑनलाइन नहीं देखना चाहिए। यही पेशेंट की भी और डॉक्टर की सलामती के लिए बेहतर है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि सारिका बिसारिया मैम का क्या एक्सपीरियंस रहा, जो पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने पेशेंट्स को ऑनलाइन देखा और कैसा पेशेंट्स ने फील किया और कैसा उन्होंने खुद पर्सनली फील किया एज ए प्रोफेशनल। तो ओवर टू सारिका बिसारिया मैम। थैंक यू डॉक्टर राजीव। आपने सही बताया कि कोविड के कारण कई सारे चेंजेस आए हैं और देखने के पैटर्न में भी चेंजेस हैं। पहले तो मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि बहुत समय से एक ही प्रैक्टिस थी कि व्यक्ति हमारे पास आए और हम उससे आराम से सुने, उसको समझ पाएँ, वो हमारी बात हम उसकी संतुष्टि से सुने। ऐसे डाउट कई बार मन में आए कि क्या समय पूरा हो पाएगा, नहीं मिल पाएंगे, या मुझे उनकी बात क्लियर नहीं समझ में आएगी, या मेरी सलाह उनको क्लियर समझ में नहीं आएगी, वो 1 से 2 बार पूछ पाएंगे या नहीं पूछ पाएंगे। पर जब हमने इस काम को शुरू किया और प्रैक्टिस की और पेशेंट का रिव्यू भी लिया, हर काउंसलिंग के बाद हम लोग एक रिव्यू भी लेते हैं पेशेंट का, तो उसमें भी पेशेंट का बहुत पॉजिटिव रिव्यू आया, जैसे कि पहले हमारे उनके 1-to-1 क्लाइंट पर क्लिनिक पे आने पर होता था। दोस्तों, आज मैं एक जो मैंने काउंसलिंग का बच्चा देखा उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये बच्चा क्लास 12th के एग्ज़ाम दे रहा था और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम रह गए थे। जैसे सबको ही पता है कि 12th के कुछ एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो वो बच्चे का एक एग्ज़ाम भी रहा है अभी, और साथ में उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी हैं। नीट का वो प्रिपरेशन कर रही है बच्ची। तो उसको कुछ दिनों से उस बच्चे को अंदर से घबराहट होने लगी, उसके सोने में दिक्कत आने लगी, वो सो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, और बार बार उसको ऐसा आता था कि उसका एग्ज़ाम छूट गया और उसका पेपर नहीं हुआ और उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाया। इस तरह से माता पिता ने 2-4 बार, तो घर में हर माता पिता एक समझते हैं कि सामान्य सी बात है कि जो बच्चे पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम एक पूरे शुरू से अपनी शिद्दत से दे रहे हैं, और इस बार तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था कि एग्ज़ाम मार्च की जगह फरवरी से स्टार्ट करे थे, तो बच्चों को एक काफ़ी रिलैक्स था कि भाई हमारे मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे, अप्रैल और मई में हम अपने एंट्रेंसेस देंगे, तो उनको एक पढ़ने का समय भी प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन अब अचानक कोविड आने के कारण कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स रह गए। उसी तरह उस बच्चे का भी एक 12th का एग्ज़ाम रह गया, और जो बच्चों की अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डेट थी वो भी सारी एक्सटेंड कर दी गई। उस बच्चे को उससे काफ़ी, उसमें पहले वो सोचती रही, विचारती रही, और उसको समस्या आने लगी। माता पिता की बात करने पर, समझाने पर भी कि बेटा सब बच्चों के साथ है, कोई नई बात नहीं है, हो जाएगा, आपने पूरे साल पढ़ा है। इस तरह से 1-2 बार तो उस बच्चे को लगा, पर जैसे ये क्रम बढ़ता जा रहा था उसकी बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही थी। वो अपनी पढ़ाई पर, जो पहले पूरे 1 साल से वो बच्चा बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहा था, अपनी पूरी हर एफर्ट को लगा रहा था, उसको वो दिक्कत आने लगी। वो अपनी पढ़ाई करने में कंसंट्रेशन के इश्यूज़ आने लगे, उसको बार बार रोना आने लगा, ज़्यादा वो चिंताएं करने लगी कि मेरा पेपर कैसे होगा, मैं अब मेरे अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, अब मैं अपने जो नीट की तैयारी कर रही थी वो एग्ज़ाम अब मुझसे नहीं होगा। इस तरह के कई विचार बार बार आने से
उस बच्चे को सबसे पहली बार ये हुआ कि सोते सोते उसके बॉडी में से लगा जैसे उसको जर्क आ रहा है। तो वो अपने मम्मी पापा के पास गई और उसको लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा गला घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है मुझे, और रोना उसने स्टार्ट कर दिया। तब माता पिता बहुत परेशान हुए कि अचानक से समझाने पर भी बच्चा इतना बेचैन है, और 12th क्लास है, तो ये साधारण सा बात नहीं थी माता पिता के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी। तो वहाँ उसके माता पिता ने हमें सर्च किया, अप्रोच करी कि किस तरह से बच्चे को वो दिखा सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे हमेशा है प्रोसेस है क्लिनिक का कि पहले क्लिनिक के नंबर पर कॉल किया जाता है, तो उन्होंने कॉल किया, पूछा कि हम दिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को, पर किस तरह हम दिखा सकते हैं। तो जो हमारे रिसेप्शन पे रहते हैं बच्चे, उन्होंने कहा कि सर अभी तो आप टेलीफोन के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए। जब हम उस बच्चे से मिले तो यहाँ समझ में आया कि उस बच्चे को काफ़ी एंग्जाइटी थी। वो एंग्जाइटी थी उसकी एग्ज़ाम एंग्जाइटी, जो उसके पूरे इम्तहान जो उसको देने थे वो भी नहीं हो पाए, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसके एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी जो वो बहुत लंबे समय से कर रही थी, वहाँ पर भी वो पूरी तैयारी होने के बावजूद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई, बराबर एक्सटेंड होती रही डेट थी, उससे भी उसको परेशानी थी। फ्यूचर को लेके बच्चा बहुत परेशान था। तो जब हमने फ़ेस टू फेस, क्योंकि वो आ नहीं सकती थी क्लिनिक पर, तो मैंने उसको स्काइप के थ्रू ही उस बच्चे को देखा और उससे बात करी, उसे माता पिता से बात करी, और पूरी जिस तरह से हमारे पास बच्चे आते हैं हम उनको जो सलाह देते हैं उसी तरीके से बहुत आराम से मैंने उस बच्चे को सलाह दी और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फॉलोअप के लिए भी दिया। अगेन दे कम राइट नाउ इन द प्रोसेस, बट जो भी बच्चे की समस्याएं थीं वो काफ़ी हद तक नीचे आई। और जब समय पे मुझे थोड़ा लगा कि अब बच्चा रिलैक्स है, और चूँकि वो केस दिल्ली का ही था और लॉकडाउन जब थोड़ा सा रिलैक्स मिला लॉकडाउन में, तो पेरेंट ने चाहा कि वो एक बार आकर मिले हमसे। क्लिनिक आए, वो मुझसे मिले, उन्होंने पूरा सेशन लिया, दोनों पेरेंट ने, बच्चे ने। उसके बाद अभी भी वो प्रोसेस है कि वो लोग हमसे आराम से टेली काउंसलिंग कर रहे हैं हम उस बच्चे की, और बच्चे में काफ़ी सुधार भी है। तो दोस्तों, आज जो बदलते समय के अनुसार जो व्यवहार में भी परिवर्तन आया, जो समय में मांग में परिवर्तन आया, उन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, टेली काउंसलिंग भी उतनी ही सही है। और जो हमें हमारे इंस्टीट्यूट से गाइडलाइंस हैं, जो हमारे निम्हांस ने, बेंगलोर ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हर थेरेपिस्ट, हर काउंसलर सभी उस गाइडलाइन को पूरा करते हैं और टेली काउंसलिंग आराम से की जा सकती है। तो जैसा कि सारिका बिसारिया मैम ने बताया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि जो पेशेंट तो दिल्ली में रहते हैं उनके कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि शायद हम मिल लेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बजाय फ़ोन के। बट जो दूर होते हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो लगातार फ़ोन पे दिखाते हैं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। फ़िलहाल तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हमने अपने मास्क नहीं लगाए हैं। जब पेशेंट आता है तो वो भी मास्क लगाता है, उसको थोड़ा घबराहट और डर भी होती है, और उतनी बात खुल के नहीं कह पाते जितना एक्चुअली फ़ोन पे कह पाते हैं। तो शुरू में तो ये लगता था कि फ़ोन पे जो है ज़्यादा मुश्किल होगा, बट अगर आप पूछें कि ज़्यादातर अगर कोई मुश्किल केस नहीं है, और 90% जैसे मैंने आपको कहा साइकेट्री या साइकोलॉजी के केसेस हैंडल किए जा सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो वीडियो कॉलिंग में जो है उससे ज़्यादा बढ़िया रैपो बनती है। बच्चा या जो पेशेंट है या बड़ा है वो अपने घर पे ही होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ होता है, रिलैक्स्ड मैनर में होता है, और आप भी रिलैक्स मैनर में होते हैं, क्योंकि आपके भी बैक द माइंड पे कुछ ऐसा नहीं चल रहा होता कि कोई टच हो गया या ठीक से बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, एसी नहीं ऑन कर सकते आप, फ़ैन नहीं ऑन कर सकते कई बार। तो ये जो है मुझे भी जान के हैरानी हुई कि एक्चुअली वीडियो कॉलिंग काफ़ी सारे केसेस में ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू 1-to-1। जब समय बदल जाएगा, कोरोना का ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग क्लिनिक पे दिखाना चाहते हैं वो क्लिनिक पे कंफर्टेबल फील करते हैं, जो वीडियो पे दिखाना चाहते हैं वो वीडियो पे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैसेज दोस्तों यही है कि बदलते समय के साथ हमें बदलना ही पड़ेगा, बट ये जो ऑप्शन है ये अच्छी ऑप्शन है, और मेजॉरिटी केसेस में ये हमारी समस्याओं को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करती है थ्रू ए प्रोफेशनल हेल्प, जब भी आपको चाहिए हो। जैसे कि पहले भी 1-to-1 प्रोफेशनल आप मिलते थे, उसी तरह आप वीडियो कॉल पे भी अपने प्रोफेशनल से 1-to-1 मिल सकते हैं और अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोफेशनलिज्म होगा, सेम टाइम होगा,
और सब कुछ ही सेम रहेगा। और सरकार की तो ये भी डिमांड है कि इसमें फ़ीस भी ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल आपसे कोई एक्स्ट्रा ले सकता है, फ़ीस भी उतनी ही रहेगी जितनी कि क्लिनिक पे हुआ करती थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बिलो कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको दूसरे वीडियोस मिल जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।